सर DSSB, KVS, NVS, TGT और PGT फ्री डेमो क्लास के लिए विबोध अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। हिंदी में नमस्कार, विबोध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ये अगले जो आपका प्रश्न प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं तो कुछ प्रश्न और लेकर आए हैं आपके लिए जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 24 प्रश्न हमने कर लिए थे भाई। प्रश्न आखिरी था हमारा, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी की ये कहानी है, उत्तर आधुनिकता की कहानी है ये, और इसके बारे में हमने देख लिया था। अगला जो प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, तो अगला जो प्रश्न है देखिए कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? और फिर ऑप्शन है भाई गिरीश कर्नाड, इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे और कारंत। तो देखो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, विकल्प ए है जो वही ठीक है भाई। ये नेट परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, आगे भी कभी आ सकता है। तो अगला जो प्रश्न अगला देखेंगे भी फिर 26 नंबर का जो प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ देखो अलंकार पूछा गया है, इसमें विकल्प में आपके सामने है भाई उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और दृष्टांत। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा भाई उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो, मनु, जो, ये इस तरह के शब्द जहां जन हूं, ये ऐसे जो शब्द जहां दिखाई देते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन कई बार देखो यहां से प्रश्न पूछा गया है, कई बार ये पंक्तियां दे दी जाती हैं आपके सामने और पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं, इसके लेखक का नाम पूछा जाता है। तो ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से उद्धृत है भाई ये पंक्तियां। और कई बार देखो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सी रचना में है, ये कौन सी रचना की पंक्तियां हैं। तो ये कामायनी की है। यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का, उसके वस्त्रों का वर्णन किया गया है जयशंकर प्रसाद की। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये बहुत सी परीक्षाओं में देखा है, पूछा जाता है। 27 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है भाई, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। देखो ये काव्य शास्त्र से ये संस्कृत के जो आचार्य हैं उनको उठाया गया है और फिर कालक्रम सही कालक्रम से लगाइए इनको। तो इसमें जो ऑप्शन डी है आपका भरत मुनि, भाम्य, कुंतक और जगन्नाथ, ये सही है। क्योंकि देखो भरत मुनि जो है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व के आचार्य हैं। रस सिद्धांत दिया है इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ये हमने करवाया भी हुआ है। और भाम्य है 6वीं शताब्दी के हैं भाई, कुंतक 10वीं शताब्दी के हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था कुंतक ने और भाम्य ने अलंकार। और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं भाई। तो ये जो डी वाला आपका विकल्प है ये बिल्कुल सही है इसमें। अगला देखिए भाई, कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो कुछ रचनाएं और पूछा गया है कि इसमें सही कौन सी है। तो रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगद विनोद और बिहारी सतसई, ये तो नहीं है भाई, मैच नहीं हुआ। पल्लव, परिमल, लहर और निर्जा, देखो पल्लव 28 में, परिमल 29 में, लहर 33 में और निर्जा 35 में, ये बिल्कुल ठीक है भाई बी वाला। और आगे देखें तो देखो वरदान, गबन, कंकाल, चित्ररेखा, ये भी नहीं है। फिर देखो एक कुल्ली भाट, इसमें देखो भाई ये विकल्प 2 सही है। उत्तर पता नहीं कैसे कौन सा सही माना गया होगा इसमें, लेकिन अगर देखें तो देखो कुल्ली भाट अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति और पथ के साथी, ये भी ठीक है। क्योंकि यदि हम समय देखें तो देखो कुल्ली भाट फिर अतीत ये 31 में, अतीत के चलचित्र 41 में है भाई। माटी की मूर्ति फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ये 46 में है और पथ के साथी 56 में है। तो ये डी भी सही है इसमें और बी भी। कई बार ऐसे विकल्प आपके सामने रखे जाते हैं तो उसमें फिर या तो सबको 1 नंबर दे दिया जाता है या फिर जो पहले वाला होता है ना, जैसे ये पल्लव, परिमल, लहर, निर्जा, इसको मान लिया जाता है। और ये हर परीक्षा में आपको 1-2 प्रश्न ऐसे मिलते हैं, तो विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसका फिर सबको फायदा मिलता है, डिलीट हो जाता है।
ऐसा जो प्रश्न होता है वो। अगला जो प्रश्न है देखो भाई 29 नंबर का आपके सामने कि रचना काल क्रम में सही का निर्देश कीजिए। रचना काल है भाई ये दिनकर जी हैं, बच्चन सिंह अज्ञे और मुक्तिबोध। देखो दिनकर का जन्म है भाई 1908 में, हरिवंश राय बच्चन जी का 1907 में है, अज्ञे जी का 1911 में और मुक्तिबोध का 17 में। तो फिर इस हिसाब से लगाइए, सबसे पहले तो हरिवंश राय बच्चन जी आएंगे 7 में, उसके बाद 8 में फिर दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी, और फिर आएंगे अज्ञे 11 में अज्ञे जी हैं, और फिर मुक्तिबोध 17 में। तो इसी हिसाब से कौन सा ये दूसरा नहीं ये फिर बच्चन दिनकर मुक्तिबोध और अज्ञे, इसमें देखो अगर देखें तो कोई भी ठीक नहीं है भाई। सबसे पहले इसमें बच्चन आना चाहिए, फिर दिनकर, फिर मुक्तिबोध नहीं, फिर अज्ञे आना चाहिए दूसरे ऑप्शन को यदि हम देखें तो आखिर में फिर मुक्तिबोध। ये प्रश्न भी थोड़ा सा गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ये याद करने से मतलब है, ये तो पहले आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? देखो ये फिर से रचनाएं दी गई हैं और ये सही पूछा गया है इसमें। तो इसमें जो विकल्प आपके सामने रखे गए हैं इस हिसाब से भाई देखो, गीतिका कुकरमुत्ता 42 में, बेला और अर्चना, ये सी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा भाई, क्योंकि देखो गीतिका 36 में है, 36 में है गीतिका, 42 में कुकरमुत्ता और फिर बेला 46 में और अर्चना शायद 50 में। इस तरह से ये सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है भाई 31 नंबर का आपके सामने रखेंगे। 31 नंबर का जो प्रश्न है ये है भाई, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? इसमें देखो फिर से ये रचनाएं दी गई हैं। सुख में जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बाके। अब देखो सुख में जीवन कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली, कई बार पूछी जाती है, अभी आप सबको पता है इस बारे में, और ये सबसे पहले ही आएगी क्योंकि ये 1912 में लिखी गई थी सुख में जीवन। और फिर दो बाके है भाई 36 में, शरणार्थी भगवती चरण वर्मा की है भाई दो बाके, कई बार पूछी जाती है ये मिलान में भी। और शरणार्थी है अज्ञे जी की 48 में, और फिर ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु की है भाई 1959 में। तो इस हिसाब से फिर इसका जो बनेगा सुख में जीवन, शरणार्थी, ठुमरी और दो बाके, ये जो पहला विकल्प है आपके सामने यही सही होगा। आगे देखेंगे भाई, फिर अगला जो हमारा प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो देखो भाई सबसे पहले है दादू दयाल, कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास। तो देखो इनका जन्म आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास जी सबसे पहले आएंगे, क्योंकि कबीरदास जी का जन्म 1398 में है, और फिर दादू दयाल का तो 1544 ईस्वी में, और मलुकदास का 1574 में, और सुंदरदास का है भी 1596 में। तो इस हिसाब से इसमें जो डी आपका विकल्प है ये सही होगा। सबसे पहले कबीरदास जी, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास और फिर सुंदरदास। ये देखो कई बार यहाँ से कालक्रम के प्रश्न आप सिर्फ 2 घंटे लगेंगे भाई, सभी कवियों के आप जन्म एक लिख के और उसको आप याद कर सकते हो। ये कई प्रश्न आपके ठीक हो जाते हैं इस तरह से, और सबसे आसान भी है इसमें क्या समझाना। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमिलित कीजिए। अब देखो ये मिलान वाले प्रश्न भी रचनाओं से भी और कवियों से भी कई बार पूछे जाते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और नेट जेआरएफ में तो ये फिक्स है भाई कि ये इतने कालक्रम के आएंगे, इतने मिलान के आएंगे। अब देखो इसमें नैया बीच नदिया डूबती जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये काफी आलसियों का महामंत्र कहा जाता है इसको, ये काफी प्रसिद्ध है मलुकदास जी का। और गुरु सुआ जोई पंथ देखावा, और तब लग ही जीवो भलो देबो होए न धीम। तो इसमें देखिए आप कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये जो पहली पंक्ति आपके सामने है, नैया बीच नदिया डूबती जाए, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास जी का है। और फिर गुरु सुआ जोई पंथ देखावा, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की पंक्ति है।
और तब लग ही जीवो भलो देवो होए न धीम। ये रहीम जी की पंक्ति है भाई। तो इस तरह से आप मिलान कर लेना कौन सा होगा आपका सही। देखिए इसमें मिलान करेंगे तो नैया बिच नदिया डूबती जाए कबीर, कबीर दूसरे नंबर पर है तो पहले का दूसरा, और फिर जो दूसरा है बी का फिर पांचवा है भाई मलुकदास। तो इसमें जो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है देखेंगे भाई, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये पंक्तियां दे दी थी, कवियों को सम्मिलित करना था। अब रचनाएं दी गई हैं, कवियों से मिलान करना है। मृगावती कुतुबन की रचना है भाई मृगावती, आप सब जानते हो। और ये मधुमालती मृगावती है, फिर मधुमालती, चंदायन और अखरावट। तो देखो जो मृगावती है वो तो अभी कुतुबन की रचना है, तो ए का होगा 4, और फिर मधुमालती मंजन की है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है 2, और फिर अखरावट जायसी की। तो इस हिसाब से जो सी विकल्प है आपका ये सही होगा, 4, 5, 2 और 1। इस तरह से मिलान होगा। अब देखो आगे अध्यायों के नाम और रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। जो अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि अध्याय दिए गए हैं और उनकी रचनाएं। जैसे देखो हमने पढ़ा था अब आदिकाल में ही कि जो पृथ्वीराज रासों में जो अध्याय है उनका नाम समय या सम्यो रखा गया है। तो इसी तरह से देखो रामचरितमानस में कांड है, 7 कांड, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो समय है, समय तो पृथ्वीराज रासों में समय या सम्यो, कांड रामचरितमानस में है, और खंड कहाँ है भाई, खंड और सर्ग साकेत में और खंड पद्मावत में। तो इस तरह से ये क्या हो गया भाई, देखो समय पृथ्वीराज रासों के साथ सम्मिलित कीजिए, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत और सर्ग साकेत। तो समय ए का 4 होगा भाई, ए का 4 पहला ही विकल्प होगा, बी का फिर 3 है रामचरितमानस कांड। तो ये जो ए विकल्प है आपका 4, 3, 2, 1 ये वाला बिल्कुल सही होगा। ये देखो धैर्य से मिलान करना चाहिए, कई बार आपको आते हैं और फिर नीचे ये जो मिलान करते हो ना आप, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हो। तो आराम से पहले सारे मिलाओ और फिर लगाओ निशान। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ग्रंथ आ गए और उनके आलोचकों के नाम बताने हैं भाई। देखो बिहारी सतसई है, फिर देव और बिहारी है, फिर बिहारी और देव। अब देखो लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और पदम सिंह शर्मा, और एक 5वां विकल्प भी दे दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनको सम्मिलित करना है भाई आलोचकों को। अब देखो बिहारी सतसई की भूमिका, इस नाम से रचना है, ये बिहारी सतसई नहीं है, कई बार बिहारी सतसई भी लिख देते हैं। बिहारी सतसई की भूमिका एक ग्रंथ है, उसकी रचना पदम सिंह शर्मा ने की थी भाई। क्योंकि हिंदी में जो तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा, ये भी कई बार पूछा गया है भाई, ये प्रश्न भी कई बार आता है कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है, तो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं। और ये जो देव और बिहारी में जो ये तुलना है ना, ये सबसे पहले ये विवाद उठाया था मिश्र बंधुओं ने। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, उन्होंने देव को ज्यादा महत्व दिया था, तो कई बार पूछ लेते हैं। तो ये विवाद सबसे पहले उठाया था मिश्र बंधुओं ने। और फिर एक तुलनात्मक आलोचना का अगर जनक पूछ लिया जाए हिंदी में तो फिर वो पदम सिंह शर्मा होंगे। अब देखो इसमें रचनाएं है बिहारी सतसई, तो इसको हम बिहारी सतसई को पदम सिंह शर्मा में रखेंगे। देव और बिहारी और देव, इन दोनों रचनाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है भी, क्योंकि ये एक जैसी हैं। तो मैं इनकी एक ट्रिक बताती हूँ आपको याद रखने की, आप लंबे समय तक या स्थायी रूप से आप इनको याद रख पाओगे। क्योंकि देव और बिहारी किसकी कृति है भाई, ये है कृष्ण बिहारी मिश्र की कृति है। अब कैसे याद रखें देव और बिहारी, क्योंकि बिहारी और देव ये लाला भगवान दीन की है। तो देव कौन है भाई, देवता तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो आप इस तरह से जोड़ के याद रख लो इसको कि देव अगर पहले आएगा तो वो कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण होगा, वो भगवान है देव तो। और फिर बिहारी और देव तो अपने आप याद रह जाएगा, अगले तो लाला भगवान दीन।
और एक और क्या रचना है फिर, बिहारी है, ये बिहारी नाम से लिखी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये रचनाएं इस तरह से मिलान करना है इनका, तो इनका जो विकल्प बनेगा, विकल्प तो ये इस तरह से मिलान करेंगे भाई। बिहारी सतसई 4, पहले नंबर पे 4 है भाई बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा, ए का 4, फिर देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, एक बी का फिर 2 होगा बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जो ए विकल्प है भाई यही सही है। इसमें जो ए विकल्प है इसमें 4 3 2 1 नहीं, 4 2 3 1 ये वाला बिल्कुल सही है भाई। अगला है भाई नाटक दिए हुए हैं और नाटककार, इस तरह से सम्मिलित करना है। जो अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का, इसमें देखो लक्ष्मी नारायण लाल है, पंडित उदय शंकर भट्ट हैं, श्री चतुरसेन शास्त्री हैं और सेठ गोविंद दास जी हैं। ये अच्छे नाटककार हैं सभी के सभी। और अमर सिंह राठौर, देखो अमर राठौर लिखा हुआ है, कई जगह अमर सिंह राठौर, वैसे अमर सिंह राठौर नाम से है ये। और कर्तव्य और राक्षस का मंदिर, विक्रमादित्य और शिव साधना। देखो ये इतने याद करनी होती है हमें, नाटक, उपन्यास, निबंध और आलोचना। आलोचना कृति तो फिर भी रह जाती है। ये यहाँ थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, इनको हम एक ट्रिक के साथ करवाते हैं, वो आप हमारी क्लास हमसे जो जुड़े हैं उन बच्चों को तो पता है। तो देखो लक्ष्मी नारायण लाल, अब लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा भी राक्षस का मंदिर, जो 3 है ये। अब जो लक्ष्मी नारायण लाल ने तो राक्षस का मंदिर लिख दिया, और ये पंडित उदय शंकर भट्ट है, इन्होंने विक्रमादित्य नाटक लिखा है, और चतुरसेन शास्त्री ने अमर सिंह राठौर की रचना की है, और सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य। तो अब देखो हम इनका मिलान करेंगे, तो लक्ष्मी नारायण लाल ए का जो होगा वो 3 होगा भाई, और फिर बी का होगा 4, उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य, सी का 1 होगा चतुरसेन शास्त्री का अमर सिंह राठौर, और सेठ गोविंद दास का है कर्तव्य 2। तो ये जो सी विकल्प है आपका ये बिल्कुल सही होगा। और देखो लक्ष्मी नारायण लाल से एक प्रश्न और पूछा जाता है भी, नेट परीक्षा में पूछा गया था भी 2016 या 17 की कोई परीक्षा थी उसमें, कि सबसे अधिक नाटकों की रचना किसने की है। और फिर लक्ष्मी नारायण लाल भी उसमें ऑप्शन में था विकल्प में, और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी, दोनों नाटककार हैं, दोनों ने बहुत नाटक लिखे हैं, अच्छे नाटक लिखे हैं, प्रसिद्ध हैं दोनों। लेकिन जो सबसे ज्यादा नाटक किसी ने लिखे तो वो लक्ष्मी नारायण लाल है भाई। ये प्रश्न भी यहां से आता है कई बार। अगला जो प्रश्न देखेंगे भाई हम 38 नंबर का जो प्रश्न, ये है भाई विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है। देखो ये उत्तराधुनिकता की एक विचारधारा है विखंडनवाद, जिसके रचयिता है जोक देरिदा। ये प्रश्न भी कई बार आता है भी विखंडनवाद के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, इस तरह से। तो इसके कौन है भी जोक देरिदा, ये उत्तराधुनिकतावाद से संबंधित है ये, और जैक देरिदा भी कह देते हैं, जोक देरिदा भी। ये कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं, आसान प्रश्न होते हैं, ये आपको आने चाहिए। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा भाई उत्तर आधुनिकतावाद, डी वाला जो विकल्प है आपका ये बिल्कुल सही है। आगे अभी वीरेंद्र सतसई की विषय वस्तु क्या है। तो देखो वीरेंद्र सतसई के दोहे आपने खूब पढ़े हैं, ये नीति से संबंधित दोहे होते हैं। वीरेंद्र कवि के भी है नीति से संबंधित, और इनके गिरधर कवि राय के और रहीम जी के, ये गिरधर की कुंडलियां आप देखते हो। और वीरेंद्र कवि की जैसे देखो, वीरेंद्र की वो एक अभ्यास के ऊपर एक पंक्ति है ना, कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास का महत्व तो बताते हुए उन्होंने नीति परक दोहे भी दिए हैं। और ये इस तरह के जो उत्साहित, जो आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो यहाँ से सीखना चाहिए। और ये तो छोटी क्लासेज में ही होते हैं, लगे होते हैं। तो ये नीति, सी जो विकल्प है आपका सही होगा, वे नीति परक है। जो वीरेंद्र सतसई है, इन्होंने सतसई लिखी है वीरेंद्र कवि ने ही, तो उसमें नीति से संबंधित दोहे मिलते हैं। अगला जो 40 नंबर का जो प्रश्न है
ये है भाई प्रश्न, आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बताऊंगी। प्रश्न है भाई, चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार, ये प्रश्न है, चित्राधार किसकी रचना है? तो ये इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना है भाई चित्राधार। अगला जो प्रश्न है भाई, तेरी मेरी तेरी उसकी बात। देखो ये कई बार पूछा जाता है भाई, और इसमें क्या बात है कि देखो तीनों जो आप देखते हो सर्वनाम, उसमें उत्तम मध्यम और अन्य पुरुष तीनों आ गए भाई। देखो मेरी, आगे फिर क्या है, तेरी और उसकी, मेरी तेरी उसकी बात। तो ये कई बार नाम में हेरफेर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तेरी मेरी उसकी बात लिख देते हैं कि जो यशपाल जी का है, ये यशपाल जी, ये रचना जो है ये यशपाल की है भाई। जो दूसरा विकल्प है ये सही है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक प्रश्न बताना चाहूंगी। और पूछा जाता है कि ये जो तेरी मेरी उसकी है ना भाई, इसकी जगह ये सही नाम तो है ये वाला, मेरी तेरी उसकी बात, लेकिन इसको क्या लिख देते हैं, तेरी मेरी उसकी बात या मेरी उसकी तेरी बात, इस तरह से लिख देते हैं। तो देखो ये सही ये है भाई, सबसे पहले मेरी फिर तेरी, उत्तम पुरुष फिर मध्यम पुरुष फिर अन्य पुरुष, इस तरह से है ये मेरी तेरी उसकी बात। इसको याद रखना है भाई, इसका नाम ये पुरस्कृत रचना है यशपाल जी की। अब देखो अगला जो प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न जो आपके सामने है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आप इसके ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पता नहीं कितनी परीक्षाओं में, छोटी से बड़ी, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी में भी कई बार देखा है मैंने, पीजीटी टीजीटी दोनों परीक्षाओं में, और ये राजस्थान की परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। ब्रिज बुली का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये बंगाल में होता है ब्रिज बुली का प्रयोग। तो इसका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? जो अगला प्रश्न है आपके सामने 43 नंबर का जो प्रश्न, इसमें पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो देखो इसका सही जो उत्तर है वो तो आपके सामने ही है, 1873 दिखाई दे रहा है आपको, निशान लगा हुआ है। और एक प्रश्न और यहां से पूछ जाता है कि इन्होंने कहा ये नोट किया, तो ये डायरी लिखते थे, कालचक्र डायरी में नोट किया था इन्होंने 1873 में कि हिंदी नई चाल में ढली, कालचक्र डायरी में इन्होंने नोट किया था ये। अगला जो प्रश्न है देखो भाई 44 नंबर का प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? अच्छा ये प्रश्न नहीं दिखाई दिया आपको, कोई बात नहीं, देखो प्रश्न मैं बोलती हूं कि भारतेंदु के नहीं, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? देखो अलंकारों को, अलंकार के भेद कितने किए गए? 3 किए गए, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार में तो सिर्फ हम सलेश को रखते हैं भाई, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो इसमें पूछा गया है कौन सा अर्थालंकार है, यानी कि 3 शब्दालंकार है और 1 अर्थालंकार डाला गया, आपको पहचानना है वो। और विकल्प तो आपके सामने ही है, देखो ये ए में है भाई प्रति वस्तुपमा, फिर अनुप्रास है, यमक और वक्रोक्ति। तो देखो आपको सिर्फ 5 अलंकार याद रखने हैं, बाकी जो बच जाते हैं वो सभी होते हैं अर्थालंकार। सिर्फ 5 शब्दालंकारों को आप याद कर लीजिए। सबसे पहले तो देखो 3 तो आपके सामने है भाई, अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति है। इसके साथ आप श्लेष और पुनरुक्ति और विप्सा ये और याद रख लीजिए, ये सभी होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा, ये अलंकार होते हैं भाई शब्दालंकार। बाकी जो बच गए वो सभी क्या होते हैं? अर्थालंकार। तो इसका उत्तर क्या होगा फिर? जो ए विकल्प आपके सामने है प्रति वस्तुपमा अलंकार, ये अर्थालंकार है। और देखो एक प्रश्न पूछा जाता है, कई बार देखा है मैंने, कि अर्थालंकार के भेद नहीं, शब्दालंकार के भेद कितने हैं? अर्थालंकार के भी पूछे जाते हैं और शब्दालंकार के भी। अब ये एक परीक्षा थी, उसमें पूछा गया था कि शब्दालंकार के भेद कितने हैं। ये आपको याद रखना है भी, शब्दालंकार के 4 भेद हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष और एक होता है पुनरुक्त वदाभास।
ये 4 भेद याद रखने हैं भी आपको शब्द अलंकार के, यहां से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसमें जो अग्निलीक भारत भूषण का जो काव्य है ये राम कथा के ऊपर आधारित है भाई, तो इसका जो बी विकल्प है वो सही है। ये आत्मजयी से भी भाई कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये आत्मजयी कठोपनिषद नचिकेता यम यचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। ये छायावाद का पतन, अगला जो प्रश्न है वो है भाई, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ये आलोचना कृति है भाई, कई बार पूछी जाती है ये। और छायावाद की जो छायावाद का पतन ये डॉक्टर देवराज की है, बहुत परीक्षाओं में पूछी गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है, जो आज का आखिरी प्रश्न है हमारी क्लास का, इसमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो देखो इसमें रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, और 2 विकल्प मैं आपको और बताऊंगी, यहां दिखाई नहीं दे रहे आपको। एक है भारत भूषण अग्रवाल और एक है शमशेर बहादुर सिंह। और देखो ये कई बार पूछा जाता है, तार सप्तक के कवि, दूसरे सप्तक के, तीसरे के, चौथे सप्तक के। ये हमने एक रिवीजन क्लास भी डाल रखी है, जो चारों सप्तकों के जो कवि हैं वो डाले हुए हैं वहां पर। रिवीजन क्लास है, 5 या 7 मिनट की क्लास है, वहां आप आसानी से याद कर लेना इनको, अच्छे से रट लो इनको, तो क्योंकि यहां से तो प्रश्न आता ही है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा भाई शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, शकुंत माथुर ये हैं दूसरे सप्तक के कवि, तार सप्तक के नहीं हैं। तार सप्तक के कवि 7 कवियों को शामिल किया गया। तार सप्तक 1943 ईस्वी में आया और संपादन किया था आगे जी ने। तो देखो तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे? रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध, फिर भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, और ये इसमें फिर प्रभाकर माचवे हैं, स्वयं अज्ञे जी हैं, और नेमी चंद्र जैन और गिरजा कुमार माथुर। ये तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। और देखो ये प्रभाकर माचवे का खरगोश के सींग व्यंग्य काफी प्रसिद्ध है, आता है ये भी। एक यहां से प्रश्न और आता है तार सप्तक का ही, कि तार सप्तक के ऐसे 2 कौन से कवि हैं जो अपने आप को प्रगतिवादी मानते हैं? तो इसमें रामविलास शर्मा और ये मुक्तिबोध जी को रखेंगे हम, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है। तो आज के लिए इतना ही। भी कल हम और प्रश्न लेकर आएंगे। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताना। ऐसा ही हर रोज आपके लिए लेकर आएंगे हम 20 से 30 प्रश्नों का संग्रह। इससे धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे प्रश्न भी इकट्ठे हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी को भी जांच पाओगे और आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जो पीछे प्रश्न आए होते हैं ना, उन्हीं से मिलते जुलते ऑप्शन से या कभी ऐसे के ऐसे वही के वही प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं, या फिर प्रश्नों की प्रकृति का आपको पता चलता रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो यहाँ हमने यूजीसी नेट में जो प्रश्न, नेट जीआरएफ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट की परीक्षा हुई है, टीजीटी और पीजीटी, उन सब का संग्रह हमने किया है। जितने हम उपलब्ध करवा पाएंगे आपको करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और वही अगर आपको ये कठिन लगता है तो आप हमारे विबोध एकेडमी के एप्लीकेशन से कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत से प्रश्न वहां और भी ज्यादा डिटेल से करवाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।